Chapter 5 of Criminal Procedure Code 1973 is arrest. And इसको कवर करेंगे हम सेक्शन 41 टू सेक्शन 60A ऑफ CRPC. अब अगर आपने IAS के मेंस में या जुडिशल के मेंस में अगर आप अरेस्ट के बारे में लिख रहे हैं तो आई थिंक इफ यू विल राइट दिस 5 पॉइंट्स एंड सम लैंडमार्क केसेस इट्स गोना फेच यू द मैक्सिमम मार्क्स. And the same is with those students who are giving LLB examination. Arrest के बारे में अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपको maximum marks मिल जाएंगे. 5 points are there. Introduction, types of arrest. There are 2 types of arrest. और number 3 में arrest by police, magistrate and private persons. Arrest कौन कर सकता है? 3 लोग कर सकते हैं. पुलिस कर सकती है, magistrate कर सकता है और private person मतलब कोई भी arrest कर सकता है. But subject to conditions apply. 4th पॉइंट है हाउ अरेस्ट इज डन. अरेस्ट को कैसे किया जाता है. किसी को अरेस्ट करना है तो हाउ विल यू अरेस्ट देम. 5th पॉइंट इज राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन. डेफिनेटली अगर कोई पर्सन अरेस्ट हुआ है तो उसके कोई राइट्स भी होंगे एंड हमारे पास सम लैंडमार्क केसेस है. नेक्स्ट इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि द कोड हैज नॉट डिफाइंड द टर्म अरेस्ट. आप अगर ये लिख देंगे ना कि अरेस्ट को कोड में डिफाइन नहीं किया गया है तो जो एग्जामिनर है जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसको ये डेफिनेटली पता लग जाएगा कि आपको अरेस्ट के बारे में मालूम है कि अरेस्ट को डिफाइन नहीं किया गया है. लेकिन स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दिनेश कुमार 2008-3 सुप्रीम कोर्ट केसेस 222 द एपेक्स कोर्ट ऑब्जर्व दैट द एक्सप्रेशन अरेस्ट हैज नेवर been defined in CRPC nor in IPC or any other enactment dealing with criminal offences. The only indication as to what would constitute arrest may perhaps be found in section 46 of the code describes the mode in which arrests are to be made. The court cited the meaning of arrest given in Halsbury's Laws of England. The word arrest, when used in its ordinary sense, means the apprehension or restraint or the deprivation of one's personal liberty. An arrest consists of taking into account of another person under authority empowered by law for the purpose of holding or detaining him to answer a criminal charge and preventing the commission of a criminal offense. सो बेसिकली स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दिनेश कुमार में सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट को डिफाइन करने की कोशिश की है कि दैट इज एप्रीहेंशन, रिस्ट्रेंट और डेप्रिवेशन ऑफ वंस पर्सनल लिबर्टी. मतलब एक इंसान की जो है आज़ादी घूमने फिरने की वो बंद हो जाती है. और अरेस्ट कंसिस्ट क्या करता है कि दूसरे इंसान को कस्टडी में देना, और कस्टडी में उसको लेने के 2 कारण हो सकते हैं. Number 1 is to answer a criminal charge. किसी ने कोई कंप्लेंट की है और FIR हुई है या चार्जेस फ्रेम हुए हैं बाय द मजिस्ट्रेट तो उसके जवाबदेही के लिए. या सेकंड प्रिवेंटिंग द कमीशन ऑफ एन क्रिमिनल ऑफेंस. मतलब या तो वो कोई क्राइम करने जा रहा था, ही वॉज प्रिपेयरिंग टू कमिट अ क्राइम. अब सेकंड केस ले लेते हैं. Directorate of Enforcement versus Deepak Mahajan AIR 1994 Supreme Court 1775. इस केस में कस्टडी और अरेस्ट को डिफाइन किया गया कि it has been noted that custody and crime are not synonymous terms. Taking a person into judicial custody is followed after the arrest of a person. मतलब कि कस्टडी जो होती है वो अरेस्ट के बाद होती है. They are not the same word. Now next is 2 types of arrest. पहला है arrest made in persuasion of warrant issued by a magistrate. किसी केस को लेके मजिस्ट्रेट अगर अरेस्ट वारंट इशू करता है तो उसमें अरेस्ट होगी. नंबर 2 है अरेस्ट मेड विदाउट अ वारंट बट इन अकॉर्डेंस विद सम लीगल प्रोविजन परमिटिंग सच एन अरेस्ट. मतलब सेकेंड वो सारे अरेस्ट आ जाते हैं जिसमें लीगल हो किसी इंसान को अरेस्ट करने के लिए, चाहे वो पुलिस करे चाहे वो प्राइवेट पर्सन करे. सो नेक्स्ट हम पॉइंट नंबर 3 कर लेते हैं जिसमें अरेस्ट बाय पुलिस, मजिस्ट्रेट एंड प्राइवेट पर्सन्स है. एंड सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 41 CRPC 1973 सेज एनी पुलिस ऑफिसर मे विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट एंड without warrant arrest any person.
मतलब पुलिस को जरूरी नहीं है कि वो मजिस्ट्रेट के वारंट लेके ही किसी को अरेस्ट करे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस किसी को भी ऐसे ही अरेस्ट कर सकती है। इसको समझने के लिए हम एक केस पढ़ लेते हैं। जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, क्रिमिनल लॉ जर्नल 1994। It was held that no arrest can be made merely because it is lawful to do so. There must be justifiable reason to arrest. बहुत ही अच्छी चीज कही गई है। सिर्फ इसीलिए कोई पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसको पावर दी गई है कि वो अरेस्ट कर सकता है। उसको जस्टिफाई करना होगा, कारण बताना होगा कि उसने क्यों अरेस्ट किया है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, क्रिमिनल लॉ जर्नल 1994। याद करें, जरूर लिखें। अब पुलिस को पावर दी गई है तो वो पर्सनल रंजिश के लिए या किसी को डराने धमकाने के लिए या अपनी सिर्फ पावर दिखाने के लिए कुछ पुलिस ऑफिसर अनरीजनेबल अरेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी रास्ता दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट वर्सेस बेहरा, क्रिमिनल लॉ जर्नल 1997 में बताया गया है कि it was held that reasonable suspicion and credible information must relate to definite averments which must be considered by a police officer himself before he arrests the person. कई पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि भाई हमें तो रीजनेबल सस्पिशन था या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली थी इसके अगेंस्ट, इसलिए अरेस्ट किया था, अब छोड़ देते हैं। नहीं, उसको सुनिश्चित करना पड़ेगा खुद कि ये जो इंफॉर्मेशन मेरे को मिली है ये पुख्ता है, ये बिल्कुल पक्की है और जो मुझे शक हुआ था वो पक्का शक हुआ था। ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकते हैं किसी को। सो अरेस्ट का पहला पॉइंट कवर हो गया, विच इज सेक्शन 41 सबसेक्शन 1। अब अरेस्ट का सेकंड पॉइंट है सेक्शन 42। सेक्शन 42 allows a police officer to arrest a person for non-cognizable offenses if he refuses to give his name and addresses. So be a good citizen। और कभी भी कोई पुलिस ऑफिसर अगर आपका नाम या आपका रेजिडेंस का एड्रेस पूछता है तो प्लीज डोंट एंटर इनटू आर्ग्यूमेंट विद हिम कि आप क्यों पूछ रहे हैं, क्या हुआ है, विद व्हाट अथॉरिटी। उसका हक है, उसको अगर वो पूछ भी लेता है तो प्लीज डोंट गेट अनॉयड। आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द लॉ स्टूडेंट्स अपनी लॉ की पावर शुरू में ही दिखाना शुरू कर देते हैं एंड दे एंटर इनटू आर्ग्यूमेंट विद सच पीपल एंड पुलिस ऑफिशियल्स unreasonably. So be a good citizen and please allow him to use his power under section 42 कि वो आपका नाम और रेजिडेंस के बारे में पता कर सकता है। नेक्स्ट इज अरेस्ट बाय अ प्राइवेट पर्सन, जो कि सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 में दिया गया है कि प्राइवेट पर्सन मतलब कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को पकड़कर पुलिस स्टेशन लेके जाएगा। पकड़कर से डेफिनेटली दैट हैज अ टर्म विच सेज कि ही हैज बीन अरेस्टेड बाय अ प्राइवेट पर्सन एंड ही विल डायरेक्टली टेक इट टू द पुलिस स्टेशन। ना कि अपने घर ले जाएगा या ना कि किसी और के घर ले जाएगा और ना कि किसी जैसे देखा जाता है कि पेड़ से बांध दिया है या कहीं और से बांध दिया है। नो, यू डोंट हैव टू डू दैट, यू हैव टू टेक हिम टू द पुलिस स्टेशन। और आपको पुलिस को बताना भी पड़ेगा कि भैया आपने इसको अरेस्ट क्यों किया है, क्या वो पिया हुआ है या उसने किसी और पे अटैक किया है। These are the two things when a private citizen can also make an arrest, but condition ये है कि वो अरेस्ट करके सीधा पुलिस स्टेशन लेके जाएगा। और हाँ, अगर वो प्राइवेट पर्सन अरेस्ट करके सीधा पुलिस स्टेशन नहीं लेके जाता है तो he will be guilty of wrongful confinement as given in section 342 of Indian Penal Code. Next is arrest by magistrate, section 44 subsection 1 में दिया गया है और इसमें यह भी बताया गया है कि मजिस्ट्रेट हैज वाइडर पावर देन अ प्राइवेट पर्सन। अ मजिस्ट्रेट कैन अरेस्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ एनी ऑफेंस, नॉट ओनली ऑन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। मतलब मजिस्ट्रेट भी अरेस्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि भैया आपकी पावर सिर्फ सजा देने की है, भैया आप मुझे नहीं पकड़ सकते। नो, ही कैन ऑल्सो अरेस्ट अ पर्सन फॉर अ गिवन ऑफेंस। अब ये सेक्शन सीरियल ऑर्डर में हम पढ़ रहे हैं तो सेक्शन 45 के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि इट सेज प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड force from arrest.
विच मीन्स आर्मी, नेवी या एयरफोर्स और एनी अदर पैरामिलिट्री के जो हैं उनको अरेस्ट के से प्रोटेक्ट किया गया है और स्पेशल प्रोविजंस बनाई गई हैं फॉर अरेस्टिंग सच पर्सन्स. Now let's come to the fourth point, which is how arrest is done. Section 46 जो है it describes the mode in which an arrest are to be made, with or without warrant. जरूरी नहीं है कि ये with warrant वाले mode हैं या without warrant. The arrester shall actually touch or confine the body of the person to be arrested. Since arrest is to be restrained on the liberty of the person, it is necessary for the person being arrested to either submit to custody or arrester must touch and confine his body. मतलब डेफिनेटली किसी को आप पकड़ोगे, पकड़ कर उसको लेके जाओगे तो ही अरेस्ट होगा. मेयर ओरल डिक्लेरेशन ऑफ अरेस्ट बाय अरेस्टर विदाउट गेटिंग सबमिशन ऑफ टू कस्टडी और फिजिकल टचिंग टू कन्फाइन द बॉडी विल नॉट अमाउंट टू अरेस्ट. बट डेफिनेटली इसको समझाने की जरूरत नहीं है कि अगर कोई पुलिस वाला बोलता है कि यू आर अंडर अरेस्ट और आप अरेस्टेड हैं, बस इससे बात खत्म नहीं हो जाती है. डेफिनेटली उसको कस्टडी में लेना पड़ेगा, उसको लेके जाना पड़ेगा. द सबमिशन ऑफ कस्टडी मे बी बाय एक्सप्रेस वर्ड्स और बाय एक्शन. मतलब डेफिनेटली आपने बोल दिया यू आर अंडर अरेस्ट तो आपको उसके साथ चलना पड़ेगा, अदरवाइज दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज रिस्ट्रेन ऑफ अरेस्ट, दैट इज समथिंग डिफरेंट. एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भरोसा रामदयाल वर्सेस एम्परर AIR 1941, बहुत पुराना केस है कि अगर कोई इंसान खुद ही पुलिस के पास चला जाए, कोई इंसान खुद ही पुलिस स्टेशन चला जाए कि मैंने ऐसा ऐसा क्राइम किया है और मुझे जो भी एज पर लॉ पनिशमेंट होनी चाहिए. हमने बहुत केसेस ऐसे देखे हैं कि क्राइम करने के बाद वो खुद पुलिस स्टेशन चले जाते हैं. सो दैट इज सबमिशन टू द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर. और इस केस में उसको अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने अपने आप को ऑलरेडी अरेस्ट करवा लिया है. तो लैंडमार्क केस मैं इसको कहूंगा वीरेंद्र कुमार राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, क्रिमिनल लॉ जर्नल 1992. बहुत ही अच्छा केस था ये. इट वॉज हेल्ड दैट अरेस्ट नीड नॉट बी हैंडकफिंग द पर्सन and it can also be complete by spoken words if the person submits to custody. समझने की बात है, अगर वो इंसान भाग नहीं रहा है, आपने कहा कि आपको अरेस्ट किया जाता है फलाने फलाने चार्ज के अंदर, आप चुपचाप आप उसको सबमिट टू कस्टडी, मतलब आप एक्सेप्ट करते हो कि ठीक है मैं आपके साथ पुलिस स्टेशन चलता हूँ और जो भी कार्रवाई है, जो भी आपकी कंप्लीट करना है आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन और व्हाटएवर, तो उस केस में आप प्लीज हथकड़ी ना लगाएं. यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ संजय दत्त, बहुत पुराना केस है, उनको हथकड़ी लगाई गई थी. अफसोस की बात है कि उस टाइम पे ऐसा लॉ नहीं था कि हथकड़ी नहीं लगानी है. जब वो भाग नहीं रहा था, जब वो उन्होंने कहा था मैं एक सुपरस्टार हूं, मैं कैसे भाग सकता हूं, एवरीबडी कैन रिकॉग्नाइज मी इफ आई कैन रन ओवर एनी अदर प्लेस. एनीवे, हम अब पढ़ते हैं सेक्शन 46 का सब सेक्शन 2, जिसमें बताया गया कि अगर कोई इंसान भागता है, इवेड अरेस्ट मतलब कि वो अरेस्ट होने से बचने की कोशिश करता है, तब पुलिस को फोर्स यूज करनी चाहिए टू इमोबिलाइज द अक्यूज, मतलब उसको भागने से रोकने के लिए अपनी फोर्स को यूज कर सकती है. सेक्शन 46 का सब सेक्शन 3 ये भी बताता है कि सबसेक्शन 2 में आपने कह तो दिया है कि फोर्स यूज करें, लेकिन सबसेक्शन 3 में यह बताता है कि इतनी फोर्स यूज ना करें कि वो मर जाए. सो अ पुलिस शुड नॉट यूज सो मच फोर्स दैट इट कैन कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन, डेथ ऑफ द अक्यूज्ड, इन केस ही इज नॉट अक्यूज्ड ऑफ सच पनिशमेंट जिससे कि उसको मौत की सजा या उम्र कैद की सजा हो. इतनी फोर्स ना यूज करे. Next we come to special protection as to females. Due to concerns of violation of rights of women, subsection 4 was inserted in section 46. Subsection 4 of section 46 कहता है कि किसी भी लेडी फीमेल को अरेस्ट करने के लिए ये ध्यान रखें कि सनसेट ना हो,
मतलब कि शाम ना हो गई हो और अगर अंधेरा हो चुका है और सुबह नहीं हुई है तो सुबह होने तक उसका इंतजार करें। इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस इन विच केस ऑफ अरेस्ट कैन बी डन बाय अ वुमेन पुलिस ऑफिसर आफ्टर मेकिंग अ रिटन रिपोर्ट एंड obtaining prior permission from the concerned judicial magistrate of first class। मतलब कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही एक वुमेन पुलिस ऑफिसर जो है वो इस कंडीशन को अप्लाई नहीं करेगी कि भाई मैं अंधेरा हो गया तो ना करूं। नहीं, पुलिस ऑफिसर, फीमेल पुलिस ऑफिसर जो है वो अरेस्ट कर सकती है, लेकिन उसको एक रिपोर्ट लेनी पड़ेगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास से। अब कंडीशन तो बना दी गई है, लेकिन some females are into even terrorism these days, एंड अरेस्ट की ऐसी स्ट्रिक्ट कंडीशन को अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए भी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2003-8 सुप्रीम कोर्ट केसेस का ये बहुत अच्छा केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई ठीक है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन हमने ये रूल तो बना दिया है कि अंधेरा होने पे उसको अरेस्ट नहीं करेंगे और सुबह तक की वेट करेंगे, या एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में अगर उसको अरेस्ट करना है तो वुमेन पुलिस ऑफिसर को भेजेंगे, वो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की परमिशन पे। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जब ये सब प्रोविजन या करने का टाइम ना हो। इन सच सर्कमस्टांसेस इस चीज को इग्नोर किया जा सकता है, which means in exceptional circumstances subsection 4 of section 46 may be ignored. Next is section 49, which says an arrested person must not be subjected to more restraint than necessary to prevent him from escaping। मतलब कि किसी को अरेस्ट करने के लिए सिर्फ उतनी ही फोर्स यूज की जाए जितने में वो भागे ना, बस, नॉट मोर देन दैट। नाउ बिफोर कंप्लीटिंग दिस पॉइंट कि हाउ अरेस्ट इज मेड, हम दो पॉइंट और पढ़ लेते हैं कि अरेस्ट के लिए पुलिस ऑफिसर किसी भी जगह को सर्च कर सकता है कि शायद वो यहाँ पर छुपा हुआ हो, दैट इज गिवन इन सेक्शन 47। और नेक्स्ट ये है कि अरेस्ट करने के लिए पुलिस ऑफिसर अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर भी जा सकता है। ये नहीं है कि भैया आपकी लिमिट यहाँ पे खत्म हो गई है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, दैट इज गिवन इन सेक्शन 48। नेक्स्ट इज rights of an arrested person। Now we have studied how arrest can be made। So अब हम आ जाते हैं कि भाई अब अरेस्ट तो कर लिया है, जिस पर्सन को आपने अरेस्ट किया है तो उसके राइट्स क्या हैं। CRPC gives wide power to the police for arresting person। Such powers without appropriate safeguards for the arrested person will be harmful for the society। To ensure that this power is not used arbitrarily, several restraints have been put on it, which indirectly can be seen as recognition of the rights of a person being arrested। Further, once a person is arrested, he is already at a disadvantaged stage because of his lack of freedom, and so he cannot take appropriate step to defend himself। Thus, to meet the needs of a fair trial, several provisions are given in CRPC that give specific rights of a arrested person। These rights can be described as follows. There are 7 rights of arrested person. 1. Arrest to know the grounds of arrest, section 50 subsection 1. Right to be informed of the provisions of bail, section 50 subsection 2. Right to be taken to magistrate without delay। राइट टू कंसल्ट अ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। अब राइट टू कंसल्ट एडवोकेट कह लीजिए, राइट टू कंसल्ट हिज लीगल एडवाइजर कह लीजिए, ये उसका फंडामेंटल राइट है विच इज गिवन इन आर्टिकल 22 सबसेक्शन 1। 5th है राइट टू फ्री लीगल एड। अगर कोई गरीब है, पॉपर हम जिसको कहते हैं, या अफोर्ड नहीं कर सकता है वकील की फीस या सर्विसेज, तो उसको लीगल एड मिलेगी। 6th इज राइट टू बी इन्फॉर्म अबाउट द राइट टू इन्फॉर्म ऑफ हिज अरेस्ट टू हिज रिलेटिव और फ्रेंड। 6th पॉइंट जो है ये बहुत जरूरी है कि अगर किसी को अरेस्ट किया गया है तो उसके किसी रिश्तेदार या मित्र नजदीकी जानकार को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना जरूरी है। 7th राइट इज राइट टू बी एग्जामिन्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। अगर आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी है या कोई
इंजरी मार्क्स हैं तो वो पहले ही मेडिकल एग्जामिनर्स को आप मेडिकल करवा लें, सो दैट दैट डज नॉट कम आउट आफ्टर यू आर अरेस्टेड। इतनी इंजरीज इंसान को पहले ही नहीं होती हैं बॉडी में जितनी कि अरेस्ट करने के बाद होती हैं, और बाद में पुलिस कहती है ये तो उसको पहले से ही चोट के निशान लगे हुए थे। सो इट इज द राइट ऑफ अ पर्सन हु इज अरेस्टेड टू गेट हिमसेल्फ मेडिकली एग्जामिन्ड। अब जो फोर्थ राइट हमने बताया कि राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर विच इज गिवन इन आर्टिकल 22 सबसेक्शन 1 of Indian Constitution and is a fundamental right. The same is also provided in CRPC under section 303. और फिफ्थ पॉइंट जो फ्री लीगल एड है ये सेक्शन 304 ऑफ CRPC में दिया गया है। And the last and not the least, do not forget to quote D.K. Basu versus State of Bengal, AIR 1997, Supreme Court 610. सुप्रीम कोर्ट मेड गाइडलाइंस कि जो अरेस्ट करने गया है उसका नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर मस्ट बी क्लियर, और वो एक मेमो तैयार करेगा, मेमो ऑफ अरेस्ट टू बी प्रिपेयर्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर, जिसमें वो मेंशन करेगा द पर्सन टू बी अरेस्टेड, पर्सन हु इज अरेस्टिंग, चार्ज, प्लेस ऑफ एड्रेस एंड ये सारी इंफॉर्मेशन कि कौन अरेस्ट कर रहा है, किसको अरेस्ट किया जा रहा है और किस चार्ज में अरेस्ट किया जा रहा है, ये सारे मेमो जो तैयार होगा उसको काउंटर साइन करेंगे 3 लोग, एनी 3 पर्सन्स। और इस केस में ये भी गाइडलाइंस दी गई थी कि विद इन 12 आवर्स ऑफ अरेस्ट इट विल बी इन्फॉर्म्ड टू हिज रिलेटिव, हिज फ्रेंड्स, कि उसको अरेस्ट करके कहां, कौन से पुलिस स्टेशन में लेके जाया गया है।